हेलो बच्चों एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? इसके पहले वाले वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जाने थे कि ये कैसे यूरोप के फ्रांस में एंट्री करता है, और एंट्री करते ही इसने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो वहाँ के लोगों ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और एक नेपोलियनिक कोड लाता है जिसे सिविल कोड 1804 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसने बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट किए, जिससे वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं फ्रांस और फ्रांस के अगल बगल कंट्री वाले लोग भी बहुत इसका हार्बिंगर वेलकम करते हैं, मतलब बहुत ही प्रेम से इसका स्वागत करते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया तो कोई नहीं, कुछ तो अच्छा कर रहा है। और बहुत कुछ इसने अच्छा किया था। इसने मतलब वहाँ पे जो भी पीजेंट्स थे उनके लैंड को फ्री करवाया था, और जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस टैक्सेस वगैरह लगते थे उसको रिमूव किया था। पर ऐसा क्या होता है कि मतलब जो लोग इसका बहुत अच्छे से गुड तरीके से वेलकम करते हैं वही लोग उससे हेट करने लगते हैं, इसके मतलब इससे पसंद भी नहीं करते। इसने जो पॉलिटिकल फ्रीडम दे रखा था लोगों को, धीरे धीरे उसे फिनिश करना शुरू कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ के जो लोग थे बहुत ही परेशान हो गए थे। और फोर्सफुली इसने फ्रांस और जो भी इसने कॉन्कर किया था दूसरा एरिया, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ये आर्मी में भर्ती करने लगा था, जिससे लोग और भी परेशान हो गए थे। ऐसा ये अपने लालच की वजह से कर रहा था। इसका सपना था कि ये फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप को कॉन्कर करे और पूरे यूरोप पे अपना आधिपत्य कर ले, इसीलिए ये ऐसा करता था। इसके वजह से लोग इससे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। तो आज हम पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मिड 18 सेंचुरी में देयर वॉज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप। यूरोप में मिड 18 सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो नेशन स्टेट होता क्या है? नेशन स्टेट होता है जिसमें एक कॉमन कल्चर होता है, कॉमन लैंग्वेज होता है, कॉमन आइडेंटिटी होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हब्सबर्ग एम्पायर में आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफरेंट था। मीन्स यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स पीपल बिलोंग करते थे, बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे, जिनका आइडिया भी सेम नहीं था, कल्चर भी सेम नहीं था, ट्रेडिशन भी सेम नहीं था, लैंग्वेज भी बहुत ही अलग था। तो फिर इनमें जो अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाने का एक जो फीलिंग आता है वो कैसे आएगा, देखने को कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अलग था। पर ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ हम आगे जानेंगे। तो देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास को जानने से पहले हम पढ़ते हैं एरिस्टोक्रेसी, कि ये एरिस्टोक्रेसी था कौन। एक्चुअली में ये हम 9th में भी पढ़े थे और अब 10th में भी पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चों को तो इसके बारे में पता होगा, पर बहुत कम लोग को ही इसके बारे में पता नहीं होगा। तो हम बता देते हैं। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है मतलब जो रईस लोग थे, जो बहुत धनी तबके के लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ही अमीर थे। तो ये सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, और ये मतलब समाज में बहुत ही एक पावरफुल लोग थे। इनके पास बहुत पैसे थे और ये हमेशा कंट्री साइड के टाउन साइड में रहना पसंद करते थे। ये आपस की फैमिली में ही शादी विवाह करके अपने फैमिली को कनेक्ट करके रखते थे, और ये हमेशा फ्रेंच बोला करते थे। इनका ये मानना था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है वो रईस होता है। मीन्स फ्रांच जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो रईसों का लैंग्वेज है, इसीलिए ये हमेशा फ्रांच लैंग्वेज भी बोलते थे। और यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और ये हमेशा साथ में रहना पसंद करते थे। पर ये बहुत ही कम पॉपुलेशन में थे, मतलब इनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी। और वहीं पे न्यू मिडिल क्लास थी, पर उसके पहले थी पीजेंट्स, ये जो किसान थे। अभी पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जो ये पीजेंट्स थे वो बहुत ही पुअर थे, बहुत ही गरीब थे। दे डिड नॉट हैव मच लैंड, इनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं था। ये एरिस्टोक्रेसी के यहाँ ज़मीन में काम करते थे और इन्हीं को टैक्स देते थे। मीन्स इन्हीं के ये यहाँ गुलाम बनकर रहते थे। कौन? पीजेंट्स।
और इनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था, ये बहुत ही मेजॉरिटी में थे, पर ये इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं था। किसके पास नहीं था? पीजेंट्स के पास। और किसके पास पावर था? एरिस्टोक्रेसी के पास। तो अब उभर कर इन्हीं दोनों में से आते हैं कौन? न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास पीपल तभी आते हैं जब यूरोप में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री होता है, जब वहाँ पे इंडस्ट्री पावरफुल होने लगती है, ग्रोथ होने लगता है वहाँ पे इंडस्ट्री का, तभी उभर कर आते हैं न्यू मिडिल क्लास। और न्यू मिडिल क्लास में जो लोग रहते हैं वो वही अपोज करते हैं जो एरिस्टोक्रेसी को जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस वगैरह मिलता है उसी का न्यू मिडिल क्लास अपोज करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द एजुकेटेड, और जो न्यू मिडिल क्लास होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सम बिजनेसमैन होते हैं और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन रहते हैं। लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशन यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब लिबरल नेशनलिज्म जो है, जो ये वर्ड आया है, इसको और भी अच्छे से हम इसके सेकेंड सब टॉपिक्स में समझेंगे। तो अभी बस हम मिडिल क्लास के बारे में समझते हैं। तो मिडिल क्लास के मन में ही आइडिया आया कि हमें एक नेशन यूनिटी बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेजेस मिल रहा है, सारे जितने भी हक हैं इन्हीं को मिल जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहे। इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये क्या चाहते हैं कि एक हमारा नेशन स्टेट बने, और मिडिल क्लास ने ही शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब एक मान कर चलिए कि अपने में एक कॉन्फिडेंस बना लिया था कि हमें जो है एक नेशन स्टेट चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म इसके दूसरे सब टॉपिक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके बाद हम इसका दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।